गुड मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे थे विधि के शासन की पिछली कक्षा में, और आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो उस दिन कहा था मैंने ना, दो संकल्पनाएं और हैं, एक नैसर्गिक न्याय है और एक विवेकपूर्ण वर्गीकरण है और संरक्षणात्मक विभेदीकरण है। ये दोनों संकल्पनाएं शासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं उस पर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नैसर्गिक न्याय। हिंदी में कहेंगे इसको नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचर से जो हमें मिल रहा है, प्रकृति से जो हमें न्याय मिल रहा है वह नैसर्गिक। अब यहां पर बात यह है कि नैसर्गिक न्याय प्रकृति से कैसे मिलेगा, किस आधार पर न्याय प्राप्त होगा। प्रकृति की एक विशेषता सबसे बड़ी कह सकते हैं, प्रकृति चूंकि कोई संगठन या संस्था तो है नहीं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रकृति को डिफाइन कर सकते हैं। कोई कवि अपनी कल्पना में प्रकृति को देख सकता है, कोई अर्थशास्त्री संसाधनों का समुच्चय मान सकता है। तो राजनीति में अगर प्रकृति को देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि प्रकृति निष्पक्षता बरतती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जितने जीव जंतु पौधे पक्षी सब पृथ्वी पर हैं, प्रकृति में जिनका जन्म हुआ है, उनमें से किसी के साथ भी वह कोई पूर्वाग्रह रखकर व्यवहार नहीं करती, कोई प्रेजुडिस नहीं होता। और वह इसलिए कहा जाएगा कि वह निष्पक्षता उसका एक मौलिक तत्व है, फंडामेंटल कंपोनेंट है, एलिमेंट है। तो जहां नैसर्गिक न्याय शब्द की बात आती है, का मतलब ही होता है कि प्रकृति से जो हमें निष्पक्षता प्राप्त होती है वही वास्तविक अर्थों में नैसर्गिक न्याय है। राइट? फेयरनेस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फेयरनेस। मतलब कोई भी, किसी भी प्राणी, किसी भी पौधे, किसी भी जीव के विरुद्ध बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया व्यवहार ही निष्पक्षता कहा जाएगा। तो प्रकृति इसमें विश्वास रखती है कि सभी एक समान हैं और सभी के लिए उसने संसाधन उपलब्ध करा। यही कॉन्सेप्ट है जिसको हम राजनीति में, संविधान में, कानून में रखते हैं। यदि हमने किसी व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया है, तभी हम उसको विकास की मुख्य धारा हो या समाज की मुख्य धारा हो, उसमें हम उसको ला सकते हैं, उसका समावेशन करा सकते हैं। इसलिए अगर न्याय किसी को देना है तो सबसे पहला दायित्व यह है राज्य का कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी के साथ भी पूर्वाग्रह वाला व्यवहार नहीं हो रहा हो और उसके साथ निष्पक्षता बरती गई हो। दिस इज व्हाट बेसिक थीम ऑफ नेचुरल जस्टिस। थोड़ी सी बात इस पर मैं और ये कर दे रहा हूं कि जैसे अगर भारत का संदर्भ देखें तो भारत में न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय हमारा मूल लक्ष्य है या उद्देश्य है, और वह न्याय जैसा कि संविधान की उद्देशिका में लिखा है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक। तो अगर हमें न्याय देना है तो हमें निष्पक्षता बरतनी होगी, एक बात तो तय है। न्यायालय इस मामले में यह कहता है कि जितने भी किसी मामले में अगर बात करें, न्यायालय में कोई मामला अगर गया है तो न्यायालय यह कह रहा है कि उस मामले के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स है, और जो उसकी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में वो घटना हुई है, उन परिस्थितियों का आकलन करता है न्यायालय, उन तथ्यों का आकलन करता है न्यायालय, और यह तय करता है कि उसको कैसे न्याय दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसका उद्देश्य यह होता है सदैव कि किसी भी मामले में यह देखा जाए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो रहा हो। अगर अन्याय दूर कर दें तो न्याय उपलब्ध हो जाएगा। इस न्याय को हम कहते हैं अर्थपूर्ण न्याय, सब्सटेंटिव जस्टिस। तो न्यायालय यह कह रहा है कि हमारा उद्देश्य होगा अर्थपूर्ण न्याय देना, अर्थात किसी मामले में
हम उसके तथ्यों और उसकी परिस्थितियों का आकलन करके यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय, और अगर हो रहा है तो वह अन्याय समाप्त हो। इसको कहा जाएगा अर्थपूर्ण न्याय। यह कहा गया कि हमारा जो कानून है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था है पूरी, संवैधानिक व्यवस्था है पूरी, उसका उद्देश्य ही होता है अर्थपूर्ण न्याय देना। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा हो कि हमारा जो विधिक न्याय है, जो कानूनी जो न्याय की प्रणाली हमारे यहाँ काम करती है, अगर वह ऐसा नहीं कर पा रही, अगर वह अन्याय दूर नहीं कर पा रही, अगर वह अर्थपूर्ण न्याय नहीं दे पा रही, तो नैसर्गिक न्याय को उस मामले में वरीयता दी जाएगी और उसके हिसाब से फिर निर्णय लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई संस्था नैसर्गिक न्याय को मूल आधार बनाकर न्याय देती है, तो पहले से स्थापित विधि के तहत जो प्रक्रिया उल्लिखित है, उस प्रक्रिया का पालन करना उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा। वह अपनी प्रक्रिया स्वतः निर्धारित कर सकती है, वह संस्था जिसका उद्देश्य ये होता है कि वह सदैव नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में विश्वास करती है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर काम करता है। इसलिए जो प्रक्रिया विधि में उल्लिखित है पहले से स्थापित, उसको मानना न्यायाधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं है और वह अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से बना सकता है ताकि हम निष्पक्ष व्यवहार कर सकें। यह कॉन्सेप्ट है नैसर्गिक न्याय का। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके सिद्धांतों पर। पहला पैराग्राफ में यह लिखा जाएगा कि नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक न्याय का अर्थ निष्पक्षता, निष्पक्षता है, जो पूर्वाग्रह रहित व्यवहार कहा जाएगा, जो पूर्वाग्रह रहित व्यवहार कहा जाएगा। प्रकृति में विद्यमान सभी प्रजातियों, प्रकृति में विद्यमान सभी प्रजातियों के साथ प्रकृति कोई भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती, भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करती। इस कारण प्राकृतिक नियमों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक नियमों के संरक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि राजव्यवस्थाओं द्वारा भी सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। पारा करके लिखना है। भारत के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास 2003 मामले में, भारत के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम देबाशीष दास 2003 मामले में यह स्पष्ट किया है कि किसी भी मामले में
यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है, सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि किसी भी पक्ष के साथ किसी भी पक्ष के साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाए, हो रहे अन्याय को दूर किया जाए। अर्थात, या अर्थात की जगह पर ऐसे लिखें, हो रहे अन्याय को दूर किया जाए। अर्थात की जगह पर दूसरा वाक्य लिखा जाएगा, अन्याय दूर कर, अन्याय दूर कर दिए जाने वाले न्याय को ही अन्याय दूर कर दिए जाने वाले न्याय को ही अर्थपूर्ण न्याय या सब्सटैंटिव जस्टिस कहते हैं। कहते हैं सभी संवैधानिक और विधिक व्यवस्थाओं में, सभी संवैधानिक और विधिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य अर्थपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है, अर्थपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है। न्यायालय के अनुसार यदि किसी समय ऐसा प्रतीत होता है, न्यायालय के अनुसार यदि किसी समय ऐसा प्रतीत होता है कि विधिक न्याय इस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाने में सक्षम नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विधिक न्याय इस उद्देश्य की प्राप्ति में सक्षम नहीं है तो नैसर्गिक न्याय को वरीयता दी जाएगी, नैसर्गिक न्याय को वरीयता, राइट। अब क्या है कि अगर हम नैसर्गिक न्याय तो निष्पक्षता है, दैट्स फाइन, हम उसको राज व्यवस्था में या राजनीति में या प्रशासन में या कानून के दायरे में जब लाएंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, कैसे सुनिश्चित होगा कि हमने निष्पक्षता बरती। का मतलब यह हुआ कि नैसर्गिक न्याय के जो दो आधार स्तंभ हैं उनमें एक आधार स्तंभ तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता और दूसरे आधार स्तंभ को हमने जोड़ा है उसमें, ताकि हम नैसर्गिक न्याय को अपनी राज व्यवस्था में उपलब्ध करा सकें। अब हम उसके दो आधार स्तंभों पर बात करते हैं। सिद्धांत कह सकते हैं या आधार स्तंभ कह सकते हैं, जो कहें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडिक्स एसी डेबिट, लैटिन मैक्सिम है यह। पहला है नेमो इन प्रोप्रिया कॉसा जुडिक्स एसी डेबिट। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। और इसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस। पक्षपात के विरुद्ध पहला सिद्धांत है।
इसमें लिखना है कि इस नियम का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, इस नियम का अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार नहीं किया जाएगा। पूर्वाग्रह युक्त व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक विधि के तहत कई प्रकार के पूर्वाग्रहों की पहचान की गई है। कई प्रकार के पूर्वाग्रहों की पहचान की गई है। जैसे पहला है, तो ऐसे लिख सकते हैं, पूर्वाग्रह के प्रकार। पहला है वैयक्तिक पूर्वाग्रह। पर्सनल बायस के अंदर लिखना है। किसी व्यक्ति की वह भावना जिसके आधार पर वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ पक्षपात करता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ पक्षपात करता है। ऐसा पूर्वाग्रह ऐसे संबंध में देखा जा सकता है, ऐसा पूर्वाग्रह ऐसे संबंध में देखा जा सकता है जिसमें कोई एक निर्णय लेने में सक्षम हो, या निर्णय ऐसे लिखिए उसको, जिसमें कोई एक निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो। दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को हमने ऑथराइज कर दिया है कोई डिसीजन लेने के लिए, और वह व्यक्ति हो सकता है व्यक्तिगत रूप से किसी का पक्ष लेना चाहता हो या किसी के साथ पूर्वाग्रह का व्यवहार करना चाहता हो, तो उसको हम वैयक्तिक पूर्वाग्रह की। दूसरा है मौद्रिक पूर्वाग्रह। मॉनेटरी बायस, धन के संबंध में। किसी व्यक्ति का आर्थिक एवं वित्तीय पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति का आर्थिक एवं वित्तीय पूर्वाग्रह। तीसरा है विषय वस्तु संबंधी सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड बायस। यदि निर्णय लेने वाला कोई प्राधिकारी किसी मामले की विषय वस्तु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और चौथा है विभागीय पूर्वाग्रह।
डिपार्टमेंटल बायस, किसी विभाग के प्रति अति संवेदनशीलता या किसी विवाद के प्रति अति संवेदनशीलता या हितों का टकराव, हितों का टकराव। यह हो गया पहला नियम, जिसको कहते हैं पक्षपात के विरुद्ध नियम। दूसरा है, उसको हम कहते हैं, दूसरा जो सिद्धांत है वो है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। या रूल ऑफ फेयर हियरिंग। निष्पक्ष सुनवाई का नियम में लिखिए, किसी भी मामले में सभी पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अर्थात न्याय देने के क्रम में निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की संकल्पना में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की संकल्पना में निम्नांकित अधिकारों का विशेष महत्व है। निम्नांकित अधिकारों का विशेष महत्व है। पहला है नोटिस प्राप्त करने का अधिकार। किसी भी मामले में सुनवाई से पूर्व पर्याप्त समय रहते हुए और स्पष्ट अंतर वस्तु के साथ स्पष्ट अंतर वस्तु के साथ नोटिस दी जानी चाहिए। मुझे यह पता चलना चाहिए कि मुझे इस मामले में मेरी भूमिका क्या है, तो मुझे इतना समय मिलना चाहिए कि मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकूं और उसका जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका, वह स्पष्ट होना चाहिए। ऐसी नोटिस मुझे मिलनी ही चाहिए। दूसरा है अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार। अगर मेरे विरुद्ध कोई दावा किया गया है तो मैं अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं। किसी भी मामले में अभियुक्त किसी व्यक्ति को अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है।
साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। अब एक सिचुएशन और हो सकती है कि किसी मामले में मुझे किसी ने अभियुक्त बनाया है और मेरे विरुद्ध कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए, तो उन मेरे विरुद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के विरोध में मुझे भी अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अधिकार। एक तो है कि मैं अपने समर्थन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं, तो भी लिखा, और एक है कि अगर मेरे विरुद्ध कोई साक्ष्य रखा गया है, तो उस साक्ष्य का विरोध करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है मुझे, और उसका मुझे अधिकार होगा। तीसरा अधिकार यह हो गया कि अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुति का किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की विस्तृत सूचना दी जानी चाहिए, ताकि वह उन साक्ष्यों के विरोध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, ये हो गया दो सिद्धांत है न्याय के। एक हो गया पक्षपात के विरुद्ध नियम, और दूसरा है निष्पक्ष सुनवाई का।